Good morning, everyone. Today, we have the privilege of Your Honor. hosting an extraordinary individual whose journey is an inspiring testament to dedication, hard work, and transformative leadership. Our guest hails from a humble town of Raebareli and rose from studying in a government school to securing a place in the prestigious Indian Administrative Services. His commitment to public service is truly exceptional. As the district magistrate of Satna, Madhya Pradesh, he introduced several groundbreaking initiatives such as summer camps in government schools, ensuring quality extracurricular activities, and resolving an unprecedented 1,550 land disputes in a single day, which earned him a place in the Asia Book of Records. His passion for empowering women led to the establishment of a women's cell at the Satna Incubation Center, fostering entrepreneurship and innovation. Currently, as the managing director of MP Warehousing and MP Civil Supplies Corporation, he continues his relentless mission to bring reforms and efficiency to governance. Today, we are excited to hear more about his journey and vision. Please join me in welcoming Shri Anurag Verma Sir, IAS Batch 2012. Thank you so much. Now, I would like to welcome Dheeraj Sir to felicitate Anurag Sir on the stage. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for being here with us today. Thank you The so stage much. is all yours now. Yeah. Good morning, everyone. Good morning, sir. So, how's everything going? I hear about you are doing graduation also. Get together. कितने लोग हैं अभी फर्स्ट ईयर के? So many. So अभी ऑलमोस्ट सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा. एवरीथिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी पता ही होगा. क्या? तथास्तु is here for that. Really. But I can share something जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में फील किया था. Because I got selected around 13 years before. Minus marking just introduced. CSAT just introduced. मतलब जिस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था 11 यूपीएससी में, that was the first year of CSAT. After that so many changes that continue happening. But वो वाला जो फेज था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला था यूपीएससी का, जिससे यूपीएससी ने खुद को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया था. सो इवन बिकॉज एंड पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ. ऑलरेडी सी टोल्ड सो मैनी थिंग्स अबाउट मी. आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आई गॉट सेलेक्टेड विदाउट कोचिंग. सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग. आप लोग जो यहाँ पर हैं एंड ग्रेजुएशन के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपका जो टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप तब डिसाइड करते कि हमको यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इट विल टेक 2 to 3 ईयर मिनिमम. एज मेरे साथ जो हुआ था आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में, व्हेन अब ग्रेजुएशन तो हो गया, आप क्या अब हमको कैरियर में जाना है तो कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड कि चलो यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं. द गुड थिंग अबाउट मी, मेरा बैकग्राउंड मैथ का है, एमएससी मैथमेटिक्स से था, तो थोड़ा सा माइंड ठीक ठाक ही हो जाता है मैथ पढ़ते पढ़ते. तो आई ग्रैस्प थिंग्स वेरी ग्रेजुअली. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर, आई गॉट सेलेक्टेड इन थर्ड अटेम्प्ट एंड इन ईच अटेम्प्ट आई गेव इंटरव्यू. मतलब प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हुआ था. आप लोग भी आगे चल के जब आएंगे एग्जाम के दौर में तो फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. बट फर्स्ट ईयर बिकॉज जो ये बोल रहा था ना, कोचिंग नहीं किए थे तो उतना कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है. एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराती है. अगर कोचिंग सिलेक्शन कराती तो यहाँ पर वो राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में आने वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता. कोचिंग हमको गाइड करती है कि वो जो हमारा सिलेक्शन का ड्यूरेशन है
लाइक वो 3 ईयर या 4 ईयर में सिलेक्शन होना होता और हमको सही गाइडेंस मिल गया तो हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में ही हो जाए। सिलेक्शन तो आपका अपना डेडिकेशन, आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना हार्डवर्क, सिलेक्शन वही कराता है। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा, बहुत बार होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स में ही कंपटीशन मानने लगते हैं। लाइक होता है ना कि हम अपनी चीज़ अपने फ्रेंड से ही हाइड करने लग जाते हैं। एकेडमिक्स में ये चलता है। एकेडमिक्स में तो लिटरली आपकी जो क्लास में लोग हैं, आपका उन्हीं से सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। यूपीएससी में नहीं चलता है। यूपीएससी में आपका कंपटीशन सिर्फ आपके फ्रेंड से नहीं है। ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास बच्चे हैं जो हर ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं। 7 to 8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए जिनकी कॉल होती है, वो अराउंड 25 से 30 हज़ार होते हैं। तो एक अच्छा फ्रेंड के साथ में आपको कंपटीशन नहीं करना है, उसको साथ में लेकर के उसके साथ में अगर हम ग्रुप्स में चलेंगे ना, सिलेक्शन आपका और इजी वे में होगा और बेटर होगा। तो यहाँ पर एकेडमिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों के साथ में एक टफ चीज़ ये भी है कि आप एकेडमिक्स पे साथ में कर रहे हो। अच्छी चीज़ ये है कि साथ में आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो जो टाइम आपका बाद में लगना था वो पहले लगेगा, तो आपका वो टाइम बचेगा। तो देन आई स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशंस, देन आई गिव फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। इवन जब पहला वाला मेंस क्वालिफाई हुआ था, उस टाइम पर जो खुशी हुई थी वो जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तब भी उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि वो वाला बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे अगर आप लोग जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, तो वो जो खुशी होगी ना, फिर आगे करियर में जो जितना भी आगे जितना भी अच्छा करोगे, बट वो खुशी कभी उससे मीट आउट नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमको खुद से एक्सपेक्टेशन तो होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। बट कंपटीशन है भी बहुत टफ। आप लोग अभी चूंकि हो यहाँ पर, आप लोग फील कर रहे होगे। इस हॉल में ही आप लोग जितने लगभग 100-150 लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। बट ये तो यहाँ की एक कोचिंग है, ऐसी बहुत सारी है, नॉट इन दिल्ली ओनली, अक्रॉस कंट्री। और हर बच्चा जब स्टार्ट करता है तो वो इसी थिंकिंग के साथ में स्टार्ट करता है कि हमको इसको मीट आउट करना है। तो उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, हार्डवर्क बहुत लगेगा, घर वालों का सपोर्ट भी बहुत लगेगा। कोचिंग तो आपको जो कर रही है वो कर ही रही है। होता है ना, अगर हमारी लाइक 3-4 ईयर मिनिमम जाते ही जाते हैं। आपका ग्रेजुएशन के साथ में हो सकता है कि ये वाला टाइम थोड़ा सा बच जाए, हो सकता है और ज़्यादा लगे। तो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस हमको भी चाहिए, फैमिली को भी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के साथ में अभी भी बहुत सारे बाउंडेशंस हैं। आल्दो सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है, बट फिर भी एक सर्टेन टाइम के बाद फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगते हैं। उस प्रेशर को हमको फैमिली को पहले से ही डिस्कस करके रखना है, पहले से ही उनको समझा के रखना है कि भाई इतना टाइम तो लगेगा। उससे पहले हो जाता है, इट्स वेरी गुड, लेकिन मिनिमम हमको इतना टाइम चाहिए, और इस टाइम तो कोई प्रेशर फैमिली का नहीं चाहिए। एंड आई होप आप फैमिली आप पर बिलीव कर रही है, दैट्स वाई आप यहाँ पर हो। तो वी कैन डू वन थिंग, सिलेबस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लोग ब्रीफ ही कर रहे हैं। वी कैन डू Q&A सेशन। आप लोगों को कुछ भी पूछना है अबाउट सर्विसेज, बिफोर सर्विसेज, आफ्टर सर्विस, मतलब आफ्टर सिलेक्शन, बिफोर सिलेक्शन, एनीथिंग यू कैन आस्क। हाँ, गुड आफ्टरनून। I have 3 questions, so I'll ask one by one. My first question is, sir, as you said that you prepared without coaching, so I'm also thinking to prepare my optional subject without the help of coaching. So from where you get that guidance that the coaching factor is there, that guidance, and from where you get that confidence now that I can appear and my answers, my strategy, everything I am doing is correct, and the resources, everything is correct. How did you get to know that? एक्चुअली जब हम खुद से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, एंड जब हम यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं या उसकी आंसर राइटिंग करते हैं,
हम उसको किसी से अगर चेक कराएं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हो या हमारे टीचर्स हो, तो हमको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि नहीं, हमारा आंसर राइटिंग जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक चीज़ ऑब्वियसली आप लोगों को बताया गया होगा कि एक्चुअल एग्जाम तो मेन से है, प्रीलिम्स इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग। 90s तक प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था। जब धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ने लग गए एंड सभी की कॉपियाँ चेक करना थोड़ा टफ हो गया, तब ये हुआ कि नहीं, जो नॉन सीरियस कंटेंडर्स हैं उनको हम पहले साइड आउट करें, जिससे कि जो सीरियस बच्चे हैं हमको उन्हीं की कॉपियाँ चेक करने में एफर्ट्स लगें। तो एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो मेंस का ही है, प्रिपरेशन भी मेंस की ही होती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम प्रीलिम्स में इतना उलझे रहते हैं कि प्रीलिम्स तो हमारा क्वालिफाई हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने लाइक पहले जनरल में 4 अटेम्प्ट्स हुआ करते थे, तो उन्होंने चारों अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और किसी भी अटेम्प्ट में मेन क्वालिफाई नहीं किया है। तो रीज़न क्योंकि हम फैक्ट्स में उतना उलझे रहेगा ना कि हम कॉन्सेप्ट पे गए ही नहीं। तो यू कैन डू योर प्रिपरेशन बाय योर ओन, बट फोकस आंसर राइटिंग पे करना है। एक चीज़ और, जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है हमारे आंसर्स में, कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो थिंकिंग है, वो हमारे आंसर्स में आनी चाहिए। जीएस के पेपर में, अब चूंकि जीएस में क्वेश्चन सब बहुत शॉर्ट आने लगे हैं, पहले इतने शॉर्ट नहीं आया करते थे, पहले क्वेश्चन लेंदी होते थे, तो वहां पर भी हमारी जो पर्सनालिटी है या जो हमारी थिंकिंग है वो उसमें आती थी। जीएस में उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप अपने सब्जेक्ट के आंसर्स लिखते हैं, जब आप एसे राइटिंग करते हैं, उसमें आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आप चाहो या ना चाहो वो आएगी ही आएगी, और उसको यूपीएससी जज करता है। Okay. So generally we think we get to know that in interviews we are asked that if you get the minister's pressure. So is it really in real life that we the aspirants and the civil officers, they get that minister's pressure, and if this is real, so how do you deal with that pressure? Actually, this is not real. It is not real. Okay. Basically, in our constitution, it's a check and balance system. We in bureaucracy and in political system. तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पर्सन आपको डोमिनेट करता है, बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग का या किसी भी चीज का जो अल्टीमेट पावर है वो पॉलिटिकल सिस्टम में, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय पब्लिक। बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो भी पॉलिसी मेकिंग है, वो ब्यूरोक्रेट मतलब हम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के लोग उनके पास जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कि नहीं, हमने आपको वोट किया है, हमारा काम नहीं हो सकता है, या हमारा काम आप नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको किसी चीज के रूल्स का या पॉलिसीज के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जितनी हमको होती है। तो इनिशियली दे टोल्ड कि नहीं नहीं, ये तो करना ही है, बट व्हेन यू ब्रीफ कि नहीं, ये इस रीजन से नहीं हो सकता है बिकॉज पॉलिसी डोंट अलाउ दिस, तो दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। तो ऐसा प्रेशर वाला कुछ नहीं होता, इट्स अ चेक एंड बैलेंस। मतलब सिस्टम ये है कि हम बनाते हैं, उसको लागू वो करते हैं, और लागू करने के बाद उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का काम भी अपना है। मतलब एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट जब आप सेक्रेटरीट में होते हो तो आप पॉलिसी बनाते हो, उसको थ्रू, अगर स्टेट में है तो विधानसभा, या सेंट्रल में है तो थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा वो इम्प्लीमेंट होती है, और फिर उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने का काम हम ही लोग, जब एज डीएम या एज एसडीएम या एज सीडीओ होते हैं, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। So another and the last Yeah. question is, as an individual, I am very enthusiastic and excited person. So how does this thing help in when I become an officer? So how does it help? Is my like enthusiasm and excitement will vanish, or will it help me in working, or it has nothing to do with the It working? will help you in working, How? स्पेशली इन आईएएस। आईएएस का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, सर्विसेज का डिजाइन तो आप लोगों को पता ही है। लाइक अदर देन मतलब चूंकि मैं आईएएस में हूँ तो आई कैन ब्रीफ बेटर अबाउट आईएएस। इन अदर सर्विसेज में हर सर्विस एक डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग जस्ट इमीडिएट आईपीएस आता है या इवन फॉरेन सर्विस आता है, उन सब में वो एक डिपार्टमेंट है। आप सेम वर्क विद डिफरेंट कैपेसिटी आप होल लाइफ करते हैं। लाइक अगर हम पुलिस की बात करें तो हम डीएसपी से स्टार्ट करके डीजीपी तक जाते हैं, बट काम अल्टीमेटली सेम है, कंट्रोलिंग क्राइम। बट इन आईएएस हर अगले ट्रांसफर के साथ में आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लाइक वी स्टार्ट विद एसडीएम, देन सीईओ जिला पंचायत, या कुछ स्टेट में सीडीओ बोलते हैं, कुछ स्टेट में डीडीसी बोलते हैं।
That is a whole rural development work. Then we got posted as municipal commissioner, then whole urban development. As DM or collector, we do 3-4 times same work in different districts. After that, when we reach in secretariat, by every posting, कभी आप एग्रीकल्चर में पोस्टेड हैं, कभी आप फाइनेंस में पोस्टेड हैं, लाइक अभी मैं फूड में पोस्टेड हूँ, इससे पहले इंडस्ट्रीज में भी पोस्टेड था. तो बाय एवरी प्रोफाइल आपका जो स्पेक्ट्रम है वो पूरा बदल जाता है. धीरे धीरे सिस्टम को ये समझ में आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट किन सेक्टर्स में है, उन सेक्टर्स पे फिर आपको काम करने का मौका ऑलवेज मिलेगा. तो योर एंथुजियास्टिक यू कैन यूज देयर. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, for UPSC, we are studying a lot of current affairs, newspaper, and a lot of books. We have that knowledge, but to concise that into the answers of 250 words, it is really difficult for me to write that. So, what were your study techniques for that? देखो, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो हर दिन हर जगह पे जो भी हो रहा है वो हर चीज़ हमें जाननी है. हर चीज़ हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमारे आंसर को डेवलप करने में हेल्प करती है. जैसे किसी सेक्टर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, बिकॉज 250 वर्ड्स में या इवन 100 वर्ड्स में या जितने भी वर्ड का आंसर है, हमको उस वर्ड में उस क्वेश्चन की जो इंटेंसिटी है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. बहुत बार होता है ना कि हमने मान लो, जैसे अगर इसमें ग्रेजुएशन में होता है ना, हम बहुत बार आंसर को याद कर लेते हैं, याद करके डिटो हम वही आंसर वहां पर लिख करके चले आते हैं और हम फुल मार्क्स गेन करते हैं. यूपीएससी में नहीं होता है. एक मेरे सर थे, वो एक लाइन बोलते थे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको राष्ट्रपति तो बना सकता है, बट आईएएस नहीं बना सकता है. आईएएस के लिए हमको हर सेक्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे ना कि करंट अफेयर्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे माइंड को ब्रॉड करता है, हमारी थिंकिंग को ब्रॉड करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करता है, जिससे कि जब कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को हम समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकें. तो वो हमारा उसमें हेल्प करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो हर चीज़ आपको अपने आंसर में यूज ही होगी या काम आने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन हमको जितना ज़्यादा नॉलेज होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस खुद पे बढ़ता जाएगा और वो हमारी आंसर राइटिंग में हेल्प करता है. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. I want to know your experience when you are About- an aspirant and when you became a civil servant. So, what changes you experienced or noticed, and how we should inculcate them from now onwards? एज एस्पिरेंट्स में अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने सिलेक्शन से पहले मैं किसी सिलेक्टेड पर्सन से नहीं मिला था. मतलब बिकॉज मैं स्मॉल टाउन को बिलोंग करता था, वहां पे उतना एक्सपोजर नहीं था. दिल्ली सीधे आया था जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उससे पहले दिल्ली आना नहीं हुआ था. तो एज एस्पिरेंट आप सिर्फ जो मूवीज में देखते हैं या जितना पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्विसेज को फील करते हैं. आफ्टर दैट एंड स्पेशली आफ्टर 2000 सर्विसेज में या जो मेंटेलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. इनिशियली इन 80s 90s वी आर थिंकिंग लाइक वी आर द गॉड. मतलब एज ब्यूरोक्रेट्स हम ही सब कुछ करते हैं या हम ही दुनिया चलाते हैं और बाकी सब तो ऐसे ही हैं. आफ्टर 2000 चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आया. जैसे जैसे वर्ल्ड ओपन हुआ तो वी आर ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, और हम जो सर्विस कर रहे हैं वो पब्लिक डिलीवरी के लिए कर रहे हैं. हमको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग पावर्स अदर सर्विसेज से कंपेरिजन में ज़्यादा है. तो लेकिन हमारी जो डिलीवरी की कैपेसिटी है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फिर वो भी ज़्यादा है. जो फैसिलिटीज़ हमको अपनी सर्विस के साथ में मिलती हैं, लाइक ह्यूज बंगलोज, गाड़ियाँ, सर्वेंट्स, तो वो सब इसीलिए मिलती हैं कि आप जो आपकी ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें. इन चीज़ों के हैंडल में वो जो वर्क है आपका वो इफेक्टेड ना हो. तो इन सर्विस वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद एवरी पोस्ट. जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टी डायमेंशनल एंगल्स में बढ़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको परफॉर्म करना होता है. अगेन हम फिर से आईएएस की बात करते हैं.
हर पोस्टिंग के बाद में आपका प्रोफाइल बिल्कुल बदल जाता है। कुछ सेक्टर्स का आपको नॉलेज होगा पहले से, कुछ सेक्टर्स का नहीं होगा। जैसे मैं अभी फूड एंड सिविल सप्लाईज में हूँ, एंड एमडी वेयर हाउसिंग एंड एमडी सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सप्लाईज कारपोरेशन। तो इससे पहले इस सेक्टर का कोई नॉलेज नहीं था। तो आप किसी भी सेक्टर में या किसी प्रोफाइल पे जब आते हैं, आपको बहुत जल्द या बहुत कम टाइम में आपको उसको समझना होता है। देन यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, क्योंकि आप बहुत ऐसा भी नहीं है ना कि बहुत लंबा टाइम आप ले सकते हैं। उतना टाइम फिर सिस्टम रुक जाएगा और सर्विस डिलीवरी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो ये सब जो नॉलेज है ना, जो हम अभी गेन कर रहे हैं, ये सब हमारा फिर आगे चल के हमको इन सब चीजों में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट। हाँ, Good afternoon, sir. Sir, during the preparation phase, we get surrounded by a lot of dilemmas like we should do this, that, this should be the right approach or that. So, how to tackle those dilemmas? बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका कोई साइड इफेक्ट, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत बार होता है डिप्रेशन आता है, बहुत बार हमको खुद को देख करके नहीं, अदर्स को देख करके आता है। लाइक कि किसी को हम किसी पर्सन से मिले जो पिछले 4-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू अस ही इज सो मच टैलेंटेड, बट उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है ना कि इसका नहीं हो रहा है तो फिर हमारा कैसे होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार का एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं इलाहाबाद गया था, मतलब काफ़ी पहले की बात है, 2008 या 9 के आसपास का होगा। तो वहाँ पर शेयरिंग रिक्शा चलते थे, तब उतना पब्लिक व्हीकल था नहीं, पैसा भी उतना नहीं होता था। तो प्रयाग स्टेशन से मेरे फ्रेंड्स रहते थे वहाँ पे, अगर आप लोगों को इलाहाबाद का नॉलेज हो तो वहाँ पर अल्लाहपुर है। तो प्रयाग से लेकर के अल्लाहपुर के लिए एक शेयरिंग रिक्शा किया था। उसमें जो पर्सन मेरे साथ बैठा था, मतलब स्टूडेंट ही था, उसने अपनी लाइफ में लगभग 30 प्रीलिम्स दिए थे। मतलब सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, अराउंड 30+ प्रीलिम्स दिए थे, 20+ मेंस दिए थे, और एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था। और मेरा एकदम वो था, जस्ट स्टार्ट कर रहे थे तो थोड़ा बहुत समझना था, उसके लिए इलाहाबाद जा रहा था। तो यू कैन इमेजिन ना कि जैसे ही आप मिलोगे किसी ऐसे पर्सन से, आपको लगेगा अरे यार इनका तो नहीं हो रहा है, फिर हम तो अभी जस्ट आ ही रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कैसे होगा। बट आफ्टर सर्टेन टाइम को समझ में आता है कि वो जो कुछ मिस्टेक्स हैं वो कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको चेंज नहीं करना चाहते। बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम हमको लगने लगता है ना कि हमको तो सब कुछ आता है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते हैं और उसके कारण हम सिलेक्शन से बहुत नॉमिनल डिफरेंस से रह जाते हैं। तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक्स कर रहे हैं और उसको हमको वर्क करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना ही। मेरा मैथ से एमएससी था, बट चूंकि यूपी में रायबरेली से बिलोंग करता हूँ तो वहीं से एमएससी किया था। तो मैथ उतनी अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएससी में नहीं होती है जितनी आईआईटी में होती है। तो मैथ ऑप्शन नहीं लेना था। जब जीएस पढ़ना शुरू किया तो हिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगा, मतलब अच्छा लगने लगा। तो आई ऑप्टेड फर्स्ट ऑप्शन एज हिस्ट्री। अब सेकंड ऑप्शन डिसाइड नहीं था, तब 2 ऑप्शन थे, अभी भी 2 है शायद या 1 है, तब 2 हुआ करते थे। तो सेकंड ऑप्शन मेरा डिसाइड ही नहीं था। मैं ओबीसी को बिलोंग करता था तो उस समय 7 अटेम्प्ट है, तो मुझे लगा 7 साल इतना तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, थोड़ा सा 4-6 महीने हुए थे, यूपीएससी का जब फॉर्म आया तो आई फिल दैट फॉर्म। और ये था कि ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम पर देखेंगे कि देना है कि नहीं देना है, मतलब अपियर होना है या नहीं होना है। देन आई अपियर्ड कि 7 अटेम्प्ट्स हैं, बहुत हैं, 7 ईयर में नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा। एंड आई गॉट सेलेक्टेड बाय इन प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मेरा मेंस का सेकंड ऑप्शनल डिसाइड भी नहीं था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पर दृष्टि में कोचिंग कर रहे थे हिंदी की, हिंदी लिटरेचर। मैं ठीक है हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, तो ये 10th एंड 12th में पढ़ा भी है, नोट्स उनसे मिल जाएंगे, तो आई कैन डू बेटर इन हिंदी। तो आई ऑप्टेड हिंदी लिटरेचर। फर्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन सिर्फ 17 मार्क्स से फाइनल किसी भी पोस्ट में नहीं हुआ था, और उसका जो बड़ा रीजन था वो हिंदी था। मेरे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ऑप्शनल में बहुत अच्छे, मतलब हिस्ट्री में बहुत अच्छे थे,
जीएस में बहुत अच्छे थे, हिंदी में आउट ऑफ 600 शायद 240 समथिंग थे, तो उसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड जिस ईयर सिलेक्शन हुआ है उस ईयर हिंदी के कारण ही सिलेक्शन हुआ है। उस ईयर जो हिंदी में ही मार्क्स थे वो अराउंड 390 थे। तो वही है, अपनी चीजों पे अगर हम वर्क करते हैं तो उसका फिर आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट। Sir, good afternoon, sir. Sir, arising from a government school with less exposure, how did you decided that you would become an IAS officer? हाँ, बैठो बैठो। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, जब स्टार्ट करते हैं तो, और मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी भी सीनियर प्रोफाइल पे रहा हो, पता इवन किसी सीनियर सर्विस में रहा हो। तो जब स्टार्ट करना शुरू किया था तब तो ये सोचा था कि कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, मतलब इन गवर्नमेंट सेक्टर, इवन यूपीएससी पीएससी तो अलग चीज़ है, पहले ये सोचा था कि किसी भी सेक्टर में, रेलवे, बैंकिंग्स, कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन तो फिर ये हुआ कि क्यों ना बेस्ट के लिए ही ट्राई करें। फिर जब डिसाइड करना था तो आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, बिकॉज यूपीपीएससी में जो मेंस में जीएस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें जो जीएस का सेकंड पेपर है उसमें अराउंड 150 में 110-120 क्वेश्चंस के अबाउट होते हैं जो मैथ्स एंड रीजनिंग के होते थे, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो इनिशियली आई डिसाइडेड कि यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी तो इतना टफ है, कौन जाएगा इसमें, और इतना टाइम और इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन जब यूपीएससी जो बता रहा था ना कि यूपीएससी का जो फॉर्म फर्स्ट डाल दिया था और उसका जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन बाय लक बोले या बाय मेहनत बोले वो हो गया था, दैट टर्न इन माय लाइफ। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि उसने फिर यूपीएससी की तरफ टर्न कर दिया, और फिर लगातार जो कि सिलेक्शन भी होता रहा, आप इंटरव्यू तक जाके कुछ मार्क्स से मिस कर जाते थे और फिर हो भी गया। तो वो जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आना और वो रिजल्ट पॉजिटिव होना, शायद वो पॉजिटिव नहीं आया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर एक डायरेक्शन आपको मिल गई और उस डायरेक्शन पे आप आगे बढ़ते गए। तो ऐसी चीजें लाइफ में आपके साथ भी होंगी। सम क्वेश्चन इज हियर कि सर, एज यू डिड योर प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग, सो हाउ यू वेयर इवेल्युएट योर मिस्टेक। मिस्टेक्स ऑब्वियसली बहुत सारी हुई है, जैसे जो मैं बोल रहा था ना कि स्टार्टिंग मैंने जहां से की थी कि कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराती है, बट कोचिंग आपके ड्यूरेशन को कम कर देती है। अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिला है तो जो सिलेक्शन आपका 3-4 ईयर्स में होता है वो शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही हो जाए। तो वो मिस्टेक स्टार्टिंग में थी, जैसे था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, मेरा मेंस का सेकंड ऑप्शन डिसाइडेड नहीं था, वो एक मिस्टेक थी। अगर उसको टाइम में डिसाइड करते तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो 17 मार्क्स से मिस किए थे सिलेक्शन, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। बट उसको अच्छी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि शायद तब किसी अदर सर्विस में हो जाता और आप उस सर्विस में इन्वॉल्व हो जाते और फिर आप आईएएस बनने से मिस कर जाते। तो उस मिस्टेक का जो बाई प्रोडक्ट या बेस्ट प्रोडक्ट ये था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर रैंक इतनी थी कि आईएएस आपको अब मिल जाएगा। तो इट हैपेंड, और आप गलतियों से सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ होता है, आपको अभी बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी, बहुत बार फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट हर बार उससे पॉजिटिव वे में निकलना है। सिलेक्शन तभी होगा। Good afternoon, sir. Sir, as you said earlier that answer writing plays a key point in the preparation. So, how did you analyze the PYQs, especially for mains? बेटा मेरे साथ भी वही हुआ ना कि क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब मेंस दे रहे थे तो आपका सिलेक्शन मेंस क्वालिफाई कर रहे थे, और बहुत बार आपको अपना आंसर खुद से भी पढ़ के समझ में आता है। जैसे आंसर राइटिंग इज अ ट्रिक। बहुत बार होता है ना, हम किसी सेक्टर के बारे में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हमको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी आंसर राइटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपकी स्टार्टिंग एंड आपकी एंडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनी चाहिए। मीनवाइल बीच में आप उसको थोड़ा बहुत डेविएट कर सकते हैं, और क्वेश्चन को अगर आप करंट से रिलेट करते हुए एंड करते हैं तो दैट विल गिव यू बोनस। लाइक हिस्ट्री की अगर बात करें,
हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट हुआ है और आप उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब उसका एक आंसर लिख रहे हैं, और जब उसको क्लोज करते हैं तो आप उसको यहाँ पे अभी करंट से कनेक्ट करते हुए कि अगर वो चीज़ आज के दौर में देखें तो ये कैसी है या उसका इम्पैक्ट कैसा होता, अगर आप उसको विजुलाइज करके उसको अपने आंसर में आप लिख रहे हैं तो नो डाउट जो भी आपका आंसर पढ़ रहा है उसको अच्छा ही लगेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। आप खुद भी देखो ना, अगर आप खुद दूसरे का आंसर एवेल्युएट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आंसर इस पे कितना मार्क्स देना चाहिए। तो वही चीज हम पर भी लागू होती है। बहुत सिंपल सी चीज है ना कि जब हम आंसर लिख चुके हैं, आंसर तो हमने लिखा है, जब कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसको ब्रीफ करने के लिए हम नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता बहुत कुछ है लेकिन अपने आंसर में उन चीजों को लिख नहीं पाए जो लिखना चाहिए था और हमारा टाइम या वर्ड खत्म हो गए। बट हमको ये मान के चलना चाहिए कि जब वो इंसान पढ़ रहा है तो वो हमारी पर्सनालिटी को जज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग उस आंसर को मैच कर ले जाते हैं तो नो डाउट आपको कोई भी सिलेक्शन से फिर रोक नहीं सकता है। एंड एक्चुअल एग्जाम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम मेंस ही है, प्रिपरेशन मेंस की ही होती है। प्रीलिम्स सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, तो प्रीलिम्स में हम बहुत बार इतनी ज़्यादा एनर्जी बच्चे दे देते हैं कि वो प्रीलिम्स के तो एक्सपर्ट हो जाते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनको नहीं हो पाता है। रीज़न वही है कि हमने आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत लेंदी आते हैं। मतलब मेरे टाइम पर ही मैं जब मेंस, मतलब उसमें मेंस में जीएस के पेपर काउंट करता था, उनके वर्ड्स जितनी उन्होंने लिमिट दी हुई है तब वो लिमिट अराउंड 5000 प्लस वर्ड्स पे जाती थी। अभी भी हो सकता है वैसे ही होगा। और आप अगर लिखना चाहें, आप मतलब है कि आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो लिमिट उन्होंने दी है आपको उसी लिमिट में अगर कर रहे हैं तब भी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आते हैं उस पर हम उस लिमिट को थोड़ा क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, वो उस पर सभी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत बार आप मिस कर जाओगे। एक चीज़ और है, मेंस राइटिंग में क्या होता है कि बहुत बार हमको जो आता है हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हमने उनको तो बहुत अच्छे से लिखा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को हम मिस कर गए जिसको हमको थोड़ा बहुत आता था या नहीं आता था। बट अगर हमने उसको अटेम्प्ट किया होता तो हो सकता है कि 5 में से, जितने भी मार्क्स का है, मान लेते हैं 5 मार्क्स का है, तो 5 में से कुछ तो मिलता। थोड़ा ठीक ठाक लिखा है तो 2 मिलते, बहुत खराब लिखा है तब भी 1 मिलता, 0 बहुत कम मिलता है। लेकिन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको तो हमने पूरा वैनिश कर दिया ना। और जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें भी आपको 5 में 5 मिलना तो बहुत टफ है, वहां भी आप बहुत अच्छा लिखोगे तो 4 ही मिलेगा। इसलिए ये मैनेजमेंट कि हमको जो आता है उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करें, लेकिन जो हमको कम आता है या नहीं आता है उसको भी हम एटलीस्ट कुछ तो रिप्रेजेंट कर लें, ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अपने आंसर राइटिंग में। Namaste, sir. I have a question that, for an aspirant, what should your personality traits to become an IAS officer, and how to embody them in your daily life and routine so that it don't become a problem in the interview procedure later? Sorry. Okay. Sorry for. I'm little nervous. Sorry. What should be the personality traits an individual should have to become a civil servant, and how to embody them in your daily life routine so that it don't become a problem later? Okay. As I told earlier कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमको हर सेक्टर के थोड़े थोड़े नॉलेज की ज़रूरत है। और यूपीएससी में स्पेशली सिलेक्शन वही कराता है जो आपको हर सेक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सॉरी, आई फॉरगेट योर क्वेश्चन अगेन। Yeah. So, what are the personality traits ठीक that our individual should have, and how to embody them in your daily? एक चीज और भी है, बहुत बार हम चीजों को देख के या थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन से कोचिंग्स का भी है, सॉरी, कि हम इंटरव्यू की हाइप को बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं एंड स्टूडेंट के माइंड में इतना ज्यादा इंटरव्यू को लेकर के प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा हाइप होती है कि पता नहीं क्या होगा, जबकि इट्स अ जनरल एंड नॉर्मल डिस्कशन। अभी फॉर्म्स नहीं आता है, अभी फिजिकल फॉर्म्स नहीं आते थे, हम लोग के टाइम पे आते थे। तो उस टाइम पर जो इंटरव्यू का लिखा होता था
उस पर क्लियर कट लिखा होता था कि इंटरव्यू में हम आपके नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो हम मेंस में कर चुके हैं। इंटरव्यू इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी जजिंग कि आप इस सर्विस के लिए कितना सुटेबल हैं। दैट्स वाई अगर आपने लोगों के इंटरव्यू पढ़े होंगे या कुछ लोगों से मिले होंगे, इंटरव्यू हमेशा उस इंसान की पर्सनालिटी के आसपास घूमता है। लाइक कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर उसकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे मेरा होम टाउन रायबरेली है, अगर आप लोग उसके बारे में जानते हो बिकॉज गांधी फैमिली वहीं से इलेक्शन लड़ती है, इंदिरा गांधी वहीं से इलेक्शन हारी थी एज पीएम रहते हुए। तो मेरे तीनों इंटरव्यूज में रायबरेली से क्वेश्चन क्रिएट हुआ। मेरा मैथ से बैकग्राउंड था तो मैथ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ। आप जो हॉबीज पिक करते हैं उन हॉबीज से क्वेश्चन क्रिएट होता है। अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विसेज में हैं तो उस सर्विस से क्वेश्चन क्रिएट होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो आपको जज करना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप उसको समझते हो या नहीं समझते हो, या आप जस्ट हर चीज को कैजुअली लेते हो। अगर आप हर चीज को कैजुअली लेते हो तो यहाँ सर्विस में आने में आप अगर कैजुअली लेंगे और किसी ऐसी सिचुएशन है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसका मतलब यू आर नॉट फिट फॉर दिस सर्विस। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके मेन से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत खराब मिले। और आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे या आगे चल के या मिले होंगे जिनके मेंस में सिर्फ इतने थे कि वो कट ऑफ को क्रॉस कर गए थे और इंटरव्यू में उनको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिले हैं कि वो सिलेक्शन उनको मिला है, भले ही आईएएस नहीं बने हो लेकिन किसी ना किसी पोस्ट पे वो सेलेक्ट हुए हैं। रीजन वही है कि इंटरव्यू इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को जज करता है कि आप किसी सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन से डील कैसे करेंगे, आप कितना मैच्योरिटी के साथ में डील करेंगे। और इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बार होता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ माइंड में स्ट्राइक नहीं करती है, दैट डजंट मैटर, और उससे की कोई निगेटिविटी नहीं होती है। लाइक सडनली आपसे कोई पूछ रहे इंटरव्यू में, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है, आपसे प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहे और आप नहीं माइंड नहीं स्ट्राइक करे, आप नहीं बता पाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं था, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उस सिचुएशन को आप कितना कॉन्फिडेंटली डील करते हैं, मैटर वो करता है। Good afternoon, sir. Sir, as great power come with great responsibilities. So, how do you That is fit for our service. हाँ, sir. Yeah. Oh, yes, sir. So, how do you handle stress and high pressure situations in conflicts or disagreements during field work? एक्चुअली जो अभी पहले बात कर रहे थे ना कि सर्विस का डिज़ाइन ऐसा है यूपीएससी का, आप लोगों ने अगर बहुत सारे डिबेट्स पढ़े हो, लाइक जब 7 पे कमीशन आया था उस टाइम पर बहुत सारे डिबेट्स आए थे कि आईएएस को पैरिटी क्यों मिलती है अदर सर्विसेज से। आईएएस जैसे हर प्रमोशन के बाद में हमको 2 इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ सर्विसेज में 1 इंक्रीमेंट मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, जस्ट ग्रेड पे जंप होता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था कि पैरिटी क्यों मिलती है, या जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनको आईएएस ही क्यों होल्ड करते हैं। बट उसके पीछे रीज़न है, इस सर्विस का डिज़ाइन ऐसा है कि आप जब फील्ड लगभग अपने कैरियर का 40% टाइम आप फील्ड में होते हैं, फील्ड में एज एसडीएम जो मैं पहले बात कर रहा था, एज कलेक्टर और एज डिविजनल कमिश्नर तक, तो वो लगभग हमारी सर्विस का 35 to 40% टाइम होता है। उस टाइम पर आप ग्राउंड पर एक्चुअल रियलिटीज़ देखते हो, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, या कोई पॉलिसी है जो पहले बन गई थी उस टाइम पर नीड दूसरी थी लोगों की, आज के टाइम पे वो नीड चेंज हो चुकी है लेकिन पॉलिसी हमारी सेम चली आ रही है, तो कहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है। उस 40% टाइम में हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो थोड़ा बहुत आपको पावर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम सेक्रेटरीट मतलब स्टेट में या सेंट्रल में, दैट टाइम यू हैव पावर टू चेंज दैट पॉलिसीज। तो वो जो एक्सपीरियंस आपने फील्ड में गेन किया था, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उन चीज़ों पर काम करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है सर्विस का, ये किसी अदर सर्विस का नहीं है। दैट्स वाई जो सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन पे आईएएस हैं। अदर सर्विसेज के कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब वो सर्विस के एक्सपोजर के कारण नहीं थे, वो चूंकि खुद वो पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, दैट्स वाई वो किसी ऐसी पोजीशन पर आए। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा काम किया और वहीं से डिबेट स्टार्ट हुआ। एंड आईएएस में भी सेम चीज़ है,
कि अगर 10 में से एक दो यहाँ भी ऐसे मिलेंगे जो शायद उनका माइंड थॉट अलग है और वो उससे उतना मैच नहीं कर पाते, तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा अदर 8% करते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रेशर की बात है, ये हमारी सर्विस हमको सिखा देती है, क्योंकि जब आप इसीलिए आप छोटी पोस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू पैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। इंटरव्यू का पूरा सिस्टम बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आफ्टर मेंस आपकी इंटरव्यू कॉल हो गई, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जब हम यूपीएससी के अंदर जाएंगे तो एक हॉल है, राउंड टेबल टाइप का बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में उस समय के जितने भी पैनल्स होंगे, मान लेते हैं 10 पैनल्स हैं इंटरव्यू के, तो 10 राउंड टेबल लगी होंगी, वहाँ पर हमको जाके बैठना होता है और आपके पैनल के जितने भी लोग हैं वो आपके साथ आपकी टेबल पे होंगे। फर्स्ट वहीं पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन तब होता था, अभी का पता नहीं, होपफुली अभी वैसा ही होगा। एंड फिर धीरे धीरे एक एक करके आपको बुलाया जाता है अपने पैनल के लिए। तो जिसके भी पैनल में आपका है, जब आप जाओगे तो उनके डोर के बाहर एक चेयर रखी रहती है, आपको वहां पे जाके बैठना होगा। वो सबसे टफ टाइम है, क्योंकि उससे पहले तो हॉल में जब थे ना तो लोग थे साथ में, आप ही के कुछ जानने वाले लोग भी मिल जाएंगे वहां पर जो साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर। और माइंड में ये भी है ना, किसी टाइम अचानक से बेल बजेगी और आपको बुला लिया जाएगा, और वो टाइम आपको 4-5 मिनट का मिलता है, जिस टाइम पर एक्चुअल प्रेशर आता है और आप डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्या फील कर रहे होते हो उस चीज को कि पता नहीं अचानक से क्या होगा, जैसे ही अंदर बुलाएंगे। आफ्टर दैट जब आप अंदर जाते हो रूम में, तो कभी 4 कभी 5 एवरेज ऐसे इतने ही लोग होते हैं। उसके बाद कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो जो टॉक्स होती है ना, वो बहुत नॉर्मल और बहुत जनरल टॉकिंग होती है। दे आर एक्सपर्ट अबाउट इट, कि वो सिर्फ आपसे बात करके आपको जज करेंगे। वो बात किसी भी से, अब बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए, दैट्स वाई आपका जो प्रोफाइल है, जो आप डिटेल फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें आपकी अपनी हॉबीज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके सारे बैकग्राउंड्स होते हैं, वो उस समय उनके पास होता है। अगर उससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है तो पहली पॉसिबिलिटी हमेशा यही रहती है क्वेश्चन वहीं से क्रिएट होगा। बहुत बार ये भी होता है कि जनरल अवेयरनेस से कोई क्वेश्चन, उस समय कुछ लेटेस्ट बर्निंग टॉपिक चल रहे हैं तो उससे कोई क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यहां पर लक मैटर करता है, मतलब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ है ये एकदम रैंडम है। अब ये आपका लक है कि वो टॉपिक वैसा टॉपिक हो जाए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आफ्टर दैट होता है ना कि डिस्कशन से ही क्वेश्चन निकलते जाते हैं। अल्टीमेटली उनको आपको 15-20 मिनट 25 मिनट उनको आपसे बात करनी है, एंड मीनवाइल इसी टॉकिंग के दौरान उनको आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करना है। तो ये थोड़ा सा लक है जो अपने एग्जाम में थोड़ा सा होता है। 95% आपकी मेहनत है और उसका कोई साइड वे नहीं है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। 5% लक ये है कि जैसे मेंस में ही जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन वहां से ज्यादा क्रिएट हो गए। इंटरव्यू की जो बात कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है वो ऐसी जगह से क्रिएट हुआ जहां पे आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो आप फिर उस पूरे इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसीलिए एक चीज और भी है, आपने जो भी आपके बैकग्राउंड्स हैं, जब आप इंटरव्यू में पहुंचिएगा तो उन बैकग्राउंड्स के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि आप जहाँ पे रहते हो अगर आप वहाँ के बारे में नहीं जानते, आपने जो एजुकेशन ली है, मतलब आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, इनमें से हो सकता है कोई सब्जेक्ट आप यूपीएससी के लिए चूज नहीं करो, लेकिन आपने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए हैं, उसको पढ़ा है, और पढ़ के अगर आप भूल गए कि हम जब इंटरव्यू में पूछ रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता वो जो 3 सालों में आपने पढ़ा है, इसका मतलब यू आर नॉन सीरियस। आपने अगर कोई सर्विस स्टार्ट की, लाइक आपका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है और आप आईएएस बनने के लिए अभी एग्जाम दे रहे हैं, मान के चलिए आपका 70 to 80% टाइम आपकी आईपीएस की सर्विस पे जाएगा इंटरव्यू में। रीजन वही है कि आप उस सर्विस में हो, भले ही आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आईएएस के लिए भी आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, बट अगर आपने सर्विस ज्वाइन की है और सर्विस के बारे में आपको कुछ नहीं पता, इसका मतलब आगे चल के जब आप आईएएस भी बन जाओगे और आपको कहीं फिर
आउटर वर्ल्ड में आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखेंगे तो आप यहाँ भी क्विट करोगे या इसके बारे में नॉन सीरियस रहोगे. तो दीज आर थिंग्स जो यूपीएससी वॉच करता है. Good afternoon, sir. As we know that revision is very important in the preparation. So, what was your revision method or technique? एक पॉइंट है रिवीजन का, एक पॉइंट है टाइम का, कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए. इन दोनों चीज़ों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, या इवन ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमारी माइंड कैपेसिटी कितनी है. कोई भी चीज़ हमने पढ़ी हो हमारे माइंड में कितनी देर तक सस्टेन करता है, या हमको कितनी बार पढ़ने पर याद हो जाती हैं चीज़ें. या कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेता है, कोई बच्चा 20 घंटे पढ़ के भी नहीं लेता है. वो सब हमारे माइंड के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं चीज़ें. वो हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है और हमको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को करना होता है. सेम थिंग हमको अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी करना होता है, लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन या फैमिली सिचुएशन. बहुत बार हम सिर्फ ये कंपेयर करते रह जाते हैं कि अगला कोई पर्सन है, उसको तो सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो 24 घंटे अवेलेबल है उसके पास. और हमको हो सकता है आगे चल के कि हमको कुछ साइड वर्क भी करना पड़ रहा है, या फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हमको जो हमारी सिचुएशन है, हमको अदर किसी की सिचुएशन से कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो हमारा होगा ना, उसका थोड़ी होगा. मतलब हमारी मेहनत से, वो अपनी मेहनत कर रहा है, अगर वो डिजर्व करता है तो उसका भी होगा, लेकिन हमारी मेहनत से हमारा सिलेक्शन होगा. तो हमको जो हमारी सिचुएशन है उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है हमको वो करने पर फोकस करना चाहिए. रिवीजन कितनी बार करना है इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है. कितनी बार में आपके माइंड में चीजें सस्टेन कर जाती हैं, आपको उतनी बार रिवीजन करना है. आई सपोज क्लोज करें, इट्स 12:30. So we'll be taking the last question now. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Sir, what were the biggest distraction that you faced during your preparation, and how did you overcome? ये आप लोग भी फेस करेंगे. होता क्या है, बैठो. जैसे अभी आप लोग यहाँ पर हैं, मान लेते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 3 ईयर लगता है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होने में. तो 3 ईयर इधर और 3 ईयर उधर, 6 ईयर्स. ये टाइम कौन सा है, आपका 20s का है. मतलब अगर देखें तो कैरियर लाइफ का जो सबसे बेस्ट टाइम है ना, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो टाइम हमारा इधर स्ट्रगल में जा रहा होता है. आप ही के फ्रेंड्स होंगे जो कोई भी प्राइवेट का कोर्स करके, लाइक MBA MCA कुछ भी करके, वो प्राइवेट सेक्टर्स में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने लग जाएंगे. आपको उनकी लाइफ स्टाइल दिखेगी कि दे आर एंजॉइंग एवरी वीकेंड्स, दे आर गोइंग अब्रॉड्स, और आप कहाँ पे हैं, किसी बंद कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं. तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं. बट व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड हियर, फिर वो लोग उन लोगों को आपसे जलन होगी, और हमको इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि ये वाला टाइम जो हमारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं. आगे चल के जब हम उस लेवल पे आएंगे तो हमारा प्रोफाइल उनके कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा, और ये सर्विस हमको देती है. तो रिस्पेक्ट अबाउट दिस सर्विस. सबसे मेन चीज़ जो ये सर्विस हमको देती है, हमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए. इसे बोलने के लिए नहीं होता है. मैं जब अपने मतलब ऑफिसेज में जब मैं मीटिंग लेता हूँ तो बहुत बार अपने लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी इनोवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है. आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आप सिर्फ उस चेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको अच्छे से निभा दें तो आप बहुत सारे लोगों का भला कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. और ये सर्विस हमको ये मौका देती है. थैंक यू सो मच. Indian Administrative Services has been truly inspiring and motivating for all of us here, and we wish you all the very best and continued success in all your future endeavors. Thank you so much, sir, for being here with us. Please give a huge round of applause to sir once again.